नमस्कार, माई नेट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में, जिस बुलेटिन का नाम है करसोग अब तक, इस बुलेटिन में हम आपको लेकर आए हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि करसोग अब तक ने कल इसी कार्यक्रम में बताया था, एक मुद्दा उठाया था बस स्टैंड सार्वजनिक शौचालय को लेकर के। वहां पर पानी की जो आपूर्ति थी बिल्कुल ठप थी, जिसको लेकर के न्यारा नगर पंचायत पार्षद बंसीलाल ने इस मामले को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से उठाया था। और हम आपको बता दें कि इस मुद्दे को हमने जो है जब विभाग के समक्ष उठाया तो तुरंत जल शक्ति विभाग मंडल करसोग जो है हरकत में आया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आज सुबह वहां पर जो है पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल कर दी गई है। और हमारे चैनल के माध्यम से जो है यह आपूर्ति बहाल की गई है और त्वरित हड़कंप मचते हुए जो है विभागीय सहायक अभियंता बुद्धि सिंह अपनी टीम को लेकर के जो है मौके पर पहुंचे। आइए देखते हैं इस घटनाक्रम पर पूरी विस्तृत रिपोर्ट। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है पानी की उचित व्यवस्था कर दी गई है विभाग के द्वारा। उसमें कुछ त्रुटियां थी, फीटर के द्वारा कहा गया है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है उनकी पाइपलाइन में यूनियन में किसी ने रोक लगा दी थी कि ताकि जो है शौचालय तक जो है पानी ना पहुंच पाए और जो है विभाग की किरकिरी और साथ में जो है जो नगर पंचायत है उनका आपस में तनाव बढ़े। कुछ एक शरारती तत्व होते हैं समाज में जो इस तरह का कार्य घृणित कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये हमारे एसडीओ साहब हैं, इनसे बात करते हैं। पानी की व्यवस्था वो ठीक थी, पर ये मैंने जैसे आपको बताया कि भाई देखो ये टूटी हुई थोड़ी ख़राब है, इसमें लीकेज हो रही है पानी की, जब ये ऐसे लीकेज नहीं होनी चाहिए। और कुछ स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा जाए, क्योंकि हमारा 24 आवर सप्लाई नहीं है। हमारी जो है टाइमली सप्लाई आती है, सुबह के टाइम सप्लाई आती है 2 घंटे के लिए, फिर शाम के टाइम 5 बजे के बाद आती है। इसलिए क्योंकि लोगों का मैक्सिमम आना जाना दिन के टाइम होता है 5 बजे के बाद। आजकल तो ऐसे भी लॉकडाउन है, 5 बजे के बाद पब्लिक कम आती है या वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन नहीं होती है। तो थोड़ा सा स्टोरेज बढ़ाई जाए ताकि भाई जो दिन में फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है उनके लिए असुविधा ना हो पानी की। यानी कि आपका अब ये कहना है कि आज के बाद जो है समयबद्ध तरीके से जो है शौचालय के लिए सुचारू रूप से आपूर्ति दी जाएगी। लेकिन उसका समय क्या रहेगा जनाब, एक बार आप बता दें कि ताकि जो भंडारण करने वाले और जो यहाँ कार्यरत है उनको भी पता चले कि वो किस तरह चीज़ का भंडारण करेंगे। 7 बजे से 6 बजे से लेकर 9:30 तक या 9 तक हमारी सप्लाई जाती है और शाम को फिर 4:30 से शुरू करते हैं। और आपका ये भी कहना है कि जो ये जो शौचालय के लोग हैं या नगर पंचायत के लोग हैं, इसका उचित से उचित भंडारण करें। जो भी भंडारण के पास होगा आप उनको पूरा भर कर देंगे और इस तरह की वेस्टेज भी ना हो, क्योंकि ना ये एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो है जो पानी वेस्ट हो रहा है उसकी तरफ जो है उसको दर्शाएं कि किस तरह से पानी जो है यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। कि ये जो शौचालय है ये बस स्टैंड में हुआ करता था। बस स्टैंड का निर्माण कार्य प्रगति पर है, इस वजह से जो है शौचालय का जो है यहाँ पर परिवर्तन किया गया था कि उसकी जगह को बदल दिया गया था, उस वजह से ये दिक्कत आई। लेकिन आईपीएस विभाग के द्वारा जैसा कि हमने वास्तविक रूप में देखा है, यहाँ पर पानी की सुचारू रूप से हो गई है। आपको बता दें, हमारा न्यूज़ चैनल माई यूट्यूब चैनल के माध्यम से, माई नेट टीवी के माध्यम से प्रशासन आज हरकत में आया है और उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर पानी की आपूर्ति बहाल कर दी है। और आपसे बात करते हैं न्यारा वार्ड के पार्षद, उनका क्या कहना है। जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं कि पानी की व्यवस्था फिलहाल कर दी गई हुई है, इसके लिए मैं फर्स्ट वार्ड मीडिया द्वारा धन्यवाद करता हूँ और साथ में करसोग अब तक का भी धन्यवाद करता हूँ। मरेंगे पार्षद महोदय, कहीं आपको लगता है थोड़ा सा तो नगर पंचायत को भी ध्यान देने की बात है। जिस तरह से प्रबंध है आपके जो आपका वॉशिंग के लिए जो है आपने लगाया गया नल है, उसमें कहीं भी नल नहीं लग रहा है, वो डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया गया लेकिन उसमें नल का नहीं है। तो क्या आप इसको सही तरीके से प्रबंध करेंगे और नगर पंचायत से इसका कुछ मांग उठाएंगे। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि लॉकडाउन के समय सारी व्यवस्था प्रशासन के पास है, इसमें फिलहाल नगर पंचायत कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और विभाग की जिम्मेदारी है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ये सारी जो 144 ये सारा देखेंगे और प्रशासन देखेगा और विभाग देखेगा। उसके बाद जो हमारा जिम्मेवारी बनती है हम करेंगे। और मैं साथ में एक और बात करना जो यहाँ के बस स्टैंड के ठेकेदार हैं कि ये हमारी टॉयलेट को यूज़ करते हैं और अपनी जो इनकी लेबर है इनके सही कोई व्यवस्था नहीं और ना ही हमारे को कोई पैसा देते हैं। और मैं
इनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने टॉयलेट का खुद ही कोई समाधान कर। आपका नाम क्या है? नाम जगतराम है। जगतराम जी, यहाँ पर पिछले कितने दिनों से पानी की व्यवस्था ठप है? यहाँ तो कम से कम जब से कोरोना लागू हुआ जब से यहाँ पानी नहीं आया। पानी नहीं है हाँ। तो कैसे आप यहाँ पे सफाई व्यवस्था को रख पाते हैं? सफाई कहाँ से करनी थी जब पानी नहीं था? आज मैंने साफ सुथरा किया हूँ, आज पानी आया तो आज कितने बजे पानी आया? आज आया कोई 9-10 बजे करीब। तो जैसे ये जगतराम जी ये नल है तो ये कैसे टूटे और किसने तोड़े, इसका कोई आपका? इतने साल की टूटी कोई निकाल के ले गए दोनों की। तो आप कहाँ थे उस वक्त? आपने मैं देखा? आपने रात शिकायत की इसकी? अब रातों दिन तो मैं यहाँ होता नहीं, आपने इसकी शिकायत की नगर पंचायत या एसडीएम कार्यालय को? आज ही आया हूँ इधर में देखने के लिए। जी नहीं, जब पता लगे तो मेरे क्या पता कि कोई ले जाएगा निकाल के। तो अब जो है पानी की व्यवस्था होगी। विभाग का कहना है कि आपको 6 से 9 बजे तक हाँ जी, पानी जो है रेगुलरली दिया जाएगा और अब जो है आप संतुष्ट है इससे? ठीक है। आज सवेरे मैंने देखो जंगल झाड़ी साफ किया मैंने, अभी कुछ बाकी रह गया, ये भी सफाई करना है। कल हमारे बीच में एक पूनम नाम से भी एक यहाँ पे स्थानीय वासी थे, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था हमारे चैनल के माध्यम से। मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ, आज हमारे चैनल के माध्यम से मुद्दा उठाया गया हो, आज आप संतुष्ट है कि आज आपको पानी मिला है? हाँ जी, बहुत संतुष्ट हैं हम जी। और यहाँ पर साफ सफाई भी हो गई है? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को और हमारे चैनल को धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इस टाइम पे खड़े हुए, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। कल अपने चैनल के माध्यम से उठाया था, उसका जो है निदान हो गया है और आईपीएच विभाग खुद यहाँ मौके पर पहुँचा है। विभाग का, जल शक्ति विभाग का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो साथ में निर्माणाधीन बस स्टैंड है, इसकी जो ठेकेदार और लेबर है, बहुत ही उनका जो रुख है, उनका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। उनके द्वारा जो है पाइपलाइन को उखाड़ा गया था और अब जो है विभाग उनसे रिक्वेस्ट ये चाहता है, उनसे मदद लेना चाहता है कि वो लेबर, क्योंकि आज की समय में जल शक्ति विभाग के पास मेन पावर की कमी है, उससे वो मदद मांग रहा है कि हम जहाँ पे बस स्टैंड का निर्माण हो रहा है वहाँ से वो लाइन बदलना चाहते हैं और उसमें वो सहयोग की अपील कर रहे थे ठेकेदार से, लेकिन उनका जो बिहेव था, हमने भी बात करनी चाहिए, लेकिन उनका बिहेव जो है सहयोग करने का नहीं दिखा। और आइए अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर टॉयलेट के पास जो है, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, नगर पंचायत में सफाई नाम की कोई व्यवस्था हमें नहीं दिख रही है। यहाँ पर जो पौधे दिख रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा यहाँ झाड़ियाँ। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से जो है हमारे चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। बहरहाल रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। हम पहुंचे थे कोरोना के बीच में नागरिक चिकित्सालय करसोग और हमने वहां का हाल जाना है। आइए इस संबंध में जानेंगे बीएमओ करसोग डॉक्टर राकेश प्रताप से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपसे जानना चाहेंगे सर, किस तरह की व्यवस्था जो है नागरिक चिकित्सालय में करी गई है? कोविड-19 को देखते हुए जैसा सरकार की जो गाइडलाइंस है उन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है। हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए जो एंट्रेंस, जो वो लोग आते हैं उनको पर्ची बनाने के लिए, और पर्ची के लिए जैसे लाइन में खड़े होना पड़ता है तो 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन रहे, वो व्यवस्था की गई है। पर्ची बनाने के बाद जो मरीज़ हमारे ओपीडीज में जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, वहाँ पर भी यही चीज़ें लागू की गई हैं कि उनमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन रहे। हमारा जो सिक्योरिटी स्टाफ है और जो हमारे दूसरे स्टाफ हैं वो लोगों को एक आईसी एक्टिविटी, लोगों को उसके बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। अगर कोई बिना मास्क के अगर हॉस्पिटल में आता है तो उसे ये जरूर बता रहे हैं कि आप मास्क लगाएं, उसके बाद ही हॉस्पिटल में प्रवेश करें। इसके अतिरिक्त जो भी लोग हमारे पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं या अटेंडेंट आ रहे हैं उन लोगों के लिए हाथ धोने के लिए और साबुन की व्यवस्था भी की गई है। हमारा स्टाफ इंश्योर करता है कि वो इन चीज़ों को पालन करें, उसके बाद हॉस्पिटल में एंटर हों। दूसरी चीज़ बीएमओ साहब की, अगर इस बीच में कोई संक्रमित व्यक्ति या उसमें किसी तरह के लक्षण, उनके लिए इसके लिए सबसे पहले तो हम ये कहेंगे किसी को भी ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। एक सर्दी जुकाम जो सीजनल चेंजेस होते हैं वो चीज़ भी हो सकती है। इसके जो लक्षण हैं अपने आप में ना हम ये बोलें कि जी मुझे कोरोना हो गया है, कुछ और हो गया है। सबसे पहले हमारे डॉक्टर्स हैं या हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, आप उनसे मिलें, उनसे अपनी जांच कराएं। अगर उन्हें लगता है कि अगर आप में इस तरह के लक्षण हैं तो आपको सबसे पहले तो वही जो प्रिकॉशंस हमने लेनी है
जैसे पब्लिक में नहीं जाना है या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क है, उसके बारे में बताएंगे। और ये चीज़ें इस्तेमाल करके ही हम ये बोलते हैं कि जैसे सिविल हॉस्पिटल कसोल में आना है या किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना है तो वहाँ जाके अपनी जांच करवाने के लिए बोलते हैं। सिविल हॉस्पिटल कसोल में देखा जाए तो उसके लिए जैसे मैंने बताया कि आने के लिए लोगों को, पेशेंट को अलग से व्यवस्था की गई है। और अगर कोई सीरियस पेशेंट आता है, एम्बुलेंस से उतरता है, उसके लिए एक अलग से एम्बुलेंस बना रखी है और उस पेशेंट को डायरेक्टली हम जो हमारा कैजुअलिटी या एमरजेंसी सेक्शन है, पेशेंट को वहाँ ही सीधा भेजा जाता है, जहाँ पर हर तरह की व्यवस्था है कि उसके कॉन्टेक्ट में भी अगर हमारा जो स्टाफ आता है वो पूरी प्रिकॉशन ले और उससे किसी तरह की इन्फेक्शन होने की शंका न रहे। डॉक्टर साहब, इसके साथ में हम आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन से पहले जो है कितनी OPD रहती थी हॉस्पिटल में और आज लॉकडाउन के बीच में कितनी OPD है, और साथ ही साथ जानेंगे आपसे कि जो आपकी 10 है लगभग में, तो उनमें जो है कितनी OPD बढ़ी है इसके बारे में अगर आप अवगत करें। ये कोविड जब से कहते शुरुआत हुई है तो जैसे लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो हॉस्पिटल में बाकी लोग भी अवेयर हो गए हैं कि अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना है, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है। उन लोगों में भी जागरूकता की वजह से वो लोग अपने नज़दीकी ही स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे 10 हमारे जो फील्ड में हमारे PSC CSC हैं, वो लोग वहीं पर जाके दिखाना अपना प्रेफर कर रहे हैं। जहाँ तक सिविल हॉस्पिटल कसोल की बात है कि इन दिनों में 500 से 600 पर डे हमारी OPD हुआ करती थी, जो आजकल घट के 100 या 150 के करीब हमारी रह गई है। वजह इसकी वही है कि जो पेशेंट हैं हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जा रहे हैं, वहाँ पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध है और रूटीन में जो कहते हैं वहाँ नंबर ऑफ OPD अगर कम हुआ करती थी, आज के टाइम पे वो हमारी वहाँ पर करीब डबल के करीब हो गई है। और इस कड़ी में हम और भी जानेंगे कि क्या जैसे अगर एकदम अचानक से कोई श्रमिक व्यक्ति आ जाता है तो डॉक्टर साहब क्या इस घड़ी में उसका सैंपल और कितने टाइम में जो है उसकी रिपोर्ट आ जाती है सैंपल की, ताकि जो है पता लग जाए कि सबसे पहले तो गाइडलाइंस है सरकार की। हमारे जो कोविड केयर सेंटर बने हैं, जैसे हमारे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी में जोनल हॉस्पिटल और हमारा नीर चौक मेडिकल कॉलेज, डेडिकेटेड जो हॉस्पिटल हैं कोरोना के पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए वो हैं। अगर हमारे पास किसी भी तरह का रूटीन में अगर कोई पेशेंट आता है जिसमें हमारे डॉक्टर्स को डाउट लगता है कि इस तरह के लक्षण है और उसकी जांच होनी चाहिए, तो इमीडिएटली 108 एक स्पेशल एम्बुलेंस है इस तरह के पेशेंट को, सस्पेक्टेड लोगों को कैरी करने के लिए। तो उस एम्बुलेंस के माध्यम से ये नीर चौक मेडिकल कॉलेज या फिर ZH मंडी वहाँ इन्हें डायरेक्टली भेजा जाता है। डॉक्टर साहब, एक आपसे मैसेज चाहेंगे लोगों के लिए, संदेश इस बीच में किन किन चीज़ों का उन्हें ख्याल रखना है और क्या सावधानियाँ बरतनी हैं और जो है किस तरह से दूसरों को भी सुरक्षित रखें। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो आप लोग घर से बाहर न निकलें, खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। हॉस्पिटल में भी बिना वजह से आप ना आएँ। अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है तो जो गाइडलाइंस हैं आप मास्क को इस्तेमाल करें और मास्क लगाने को भी सही ढंग से। ऐसा नहीं है कि मास्क में लगाया और वो नाक के नीचे लगा है तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। मास्क अपना लगाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, 1 मीटर का जो फासला कहते हैं, और अगर किसी वजह से आप खांसते या छींकते हैं तो वो डायरेक्टली सामने ना खांसें। और उसके लिए जैसे बताया गया है कि हमारे जो बाजू में साइड पे करके खांसें, ताकि जो आपके अगर किसी भी तरह के, सिर्फ कोरोना से जैसे नहीं है, किसी भी तरह की इन्फेक्शन या कीटाणु है आपके उसमें सांस में, तो सामने वाला व्यक्ति तक ना जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने देखा कि खंड चिकित्सा अधिकारी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि किस तरह से सुविधाएं प्रदान की है और किस तरह से जो है स्वास्थ्य विभाग कसोल में जो है जुटा है। अब चलते हैं हम DSP कार्यालय और वहां पर जानेंगे DSP श्री अरुण मोदी जी से कि जो है पिछले दिनों जो घटना घटी थी पांगना के गांव में बच्चे के साथ, 8 वर्षीय बच्चे के साथ जो मोबाइल फटने से जो आंखें झुलस गई थी, और वो बच्चे की हालत कैसी है, और जानेंगे DSP साहब का संदेश और साइबर क्राइम के बारे में। आइए जानते हैं DSP साहब से हुई बातचीत की कुछ। जी, एक ऐसा मामला आया है जिसमें एक 8 वर्ष का बच्चा जो अपने मोबाइल से गेम खेल रहा था, जो उसको चला रहा था, तो उस वक्त उसकी बैटरी
में ब्लास्ट हुआ, उसमें उसकी आंखों में नुकसान हुआ और उसको आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। अभी जो सिचुएशन है वो ठीक है, उसको वो धीरे धीरे उससे उभर रहा है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बातें ये है कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करें तो जो उसकी बैटरी है वो ओरिजिनल बैटरी ही इस्तेमाल करें। जो भी आपको मोबाइल फ़ोन के साथ बैटरी मिली हुई है या उस कंपनी की बैटरी है वही यूज़ करें उसके साथ। फिर जो मोबाइल फ़ोन हैं उसको चार्जिंग के टाइम पे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। जब भी मोबाइल चार्जिंग पोजीशन में होता है उस वक्त किसी से बात ना करें, उस वक्त हेडफोन का इस्तेमाल ना करें। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इस तरह से इस तरीके से मोबाइल फ़ोन यूज़ करने में आपका मोबाइल फ़ोन बहुत गर्म हो जाता है, उसमें हीट वेव्स पैदा हो जाती हैं जिससे कि वो एक्सप्लोड कर सकता है। सर ये यूँ कह लें कि खासतौर पे अभिभावकों के लिए कि जब भी आप बच्चों को जो 18 साल से कम है उनको जो फ़ोन दें तो देखिए वैसे तो देख बिल्कुल वैसे तो बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स हैं वो बहुत कम यूज़ करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन के यूज़ से उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। वो अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। हालांकि अभी जो दौर चला हुआ है उसमें मोबाइल के थ्रू ही स्टडीज़ चल रही हैं, लेकिन कोशिश करें कि जितना मोबाइल फ़ोन से बच्चों को कम दे सकें उतनी ही कोशिश करनी चाहिए। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दौर में किस तरह की कंप्लेन साइबर क्राइम्स को लेकर आजकल जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, और तो इसमें किस तरह की आप सलाह देंगे और क्या इसको रोकने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं और क्या? देखिए ऐसे बहुत सारे साइबर क्राइम्स हैं जो अभी आज का दौर मोबाइल युग है, कंप्यूटर का युग है, इंटरनेट का युग है। तो इस इंटरनेट के बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं और बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में कि जो भी क्राइम्स हो रहे हैं वो इंटरनेट के थ्रू जो क्राइम्स हो रहे हैं वो चाहे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो या हैकिंग हो, कोई आपका कोई डेबिट कार्ड इससे ईमेल्स के रिगार्डिंग कोई फ्रॉड्स हो, तो इस तरह बहुत सारे फ्रॉड्स हैं जो चले हुए हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड्स में सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो लॉटरी फ्रॉड्स हैं या लॉटरी फ्रॉड्स हैं। आपको ईमेल आती है कोई भी किसी भी अनऑथराइज पर्सन है उसकी आपको ईमेल आती है कि आपने लॉटरी में कोई टिकट जीती है या कुछ भी ऐसा करके आपको कॉल जाती है और आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने को कहा जाता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। फिर हमारे डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, जो कोई भी पैन नंबर डिटेल्स हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी है। ऐसी बहुत सारी कॉल्स हमें आती भी हैं कि फलाने बैंक ने आपका खाता क्लोज़ कर दिया है या क्लोज़ होने वाला है। तो आपसे आपका इंफॉर्मेशन मांगी जाती है कि आप हमें क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दीजिए या कोई भी आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन है वो उपलब्ध कराने के लिए बोला जाता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन से इसमें अगर इस स्थिति में मान लीजिए किसी का कॉल आती है और वो बेकार में आ भी जाता है तो उस स्थिति में जो है क्या करना चाहिए? देखिए अगर आपने अपनी कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है या उससे कोई अपना OTP शेयर कर दिया है और आपको लगता है कि आपके मोबाइल नंबर पे मैसेजेस आने लग गए हैं कि आपके बैंक से पैसे कटने शुरू हो गए हैं, तो क्रेडिट कार्ड के पीछे भी एक नंबर दिया होता है जो हेल्पलाइन नंबर होता है। उससे सबसे पहले तो आपको अपना वो नंबर, क्रेडिट कार्ड है वो या डेबिट कार्ड है, उसको ब्लॉक करवाना होता है। तो वो उसी ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद आप बैंक में जाइए, बैंक में अपनी जितनी जल्दी हो सके इंफॉर्मेशन साझा कीजिए, क्योंकि वो जब तक बैंकिंग सिस्टम में वो पैसा चला हुआ है तब तक वो आपका पैसा सेफ रहेगा। जैसे ही वो पैसा निकल जाता है दूसरे के आदमी के हाथ में चला जाता है, जो फ्रॉड लोग हैं उनके हाथों में चला जाता है, तो उसको रिट्रीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब तक वो ऑनलाइन सिस्टम में चला हुआ है, वो बैंक में है, किसी भी बैंक, चाहे किसी उसी अकाउंट में ना हो के किसी और के अकाउंट में है, तो उसको रिट्रीव करना आसान रहता है। पर बशर्ते जितनी जल्दी वो इंफॉर्मेशन आप बैंक को प्रोवाइड करेंगे उतनी जल्दी उसमें आसानी रहेगी। सर एक मैसेज कोविड-19 में लोगों के लिए आपकी तरफ से? यही मैसेज यही है कि ये महामारी अभी चली हुई है, तो जब भी घर से बाहर निकलें तो फेस मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने छोटे बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखें। धन्यवाद। बुलेटिन में आपने देखा कि किस तरह से जो है माई नेट टीवी
जो है आपकी समस्याओं तक प्रमुखता से जो है विभागों तक ले जाता है और उन समस्याओं का निदान करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। और साथ ही साथ आपने देखा कि हमने किस तरह से मामले को उठाया और किस तरह से जो है विभाग ने उस मामले का निपटारा किया। और जैसे इसमें संदेश डीएसपी अरुण मोदी के द्वारा दिया गया है, साइबर क्राइम से बचे, और साथ ही साथ में जो संदेश उन्होंने उनको उस संदेश को अच्छे से देखें, सुने और इसको अपने जीवन में ढालें। हमारी भी आपसे यही गुजारिश है, सेफ रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ इस न्यूज बुलेटिन में आज के अंक में इतना ही। नमस्कार, आप जुड़े रहिए माइनेट टीवी और देखते रहिए करसोग अब तक। मैं आपका कुलभूषण वर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।